गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं विवेक वर्मा। चलिए, हम लोगों ने नया चैप्टर रिस्पायरेशन शुरू किया था और रिस्पायरेशन बेसिकली जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो सेलुलर रिस्पायरेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, रिस्पायरेशन और ब्रीदिंग में अक्सर लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, जो कन्फ्यूजन मैंने पिछले लेक्चर में क्लियर कर दिया है कि भाई ब्रीदिंग सिंपली गैसियस एक्सचेंज को कहते हैं। ठीक है, गैसियस एक्सचेंज के लिए टर्म हम ब्रीदिंग यूज़ करते हैं, जिसमें हम ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है चूँकि रिस्पायरेशन के लिए, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड के लिए, तो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं और जो एज ए आप कह सकते हैं एंड प्रोडक्ट बनता है रिस्पायरेशन का, कार्बन डाइऑक्साइड, उस कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। तो एक्सचेंज ऑफ गैस, एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज है कि ऑक्सीजन का इस्तेमाल करना, यूज़ करना और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना, छोड़ना, ये क्या है? गैसियस एक्सचेंज, इसी को हम कहते हैं ब्रीदिंग। ठीक है, तो वो मैं पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। चलिए, अब हमें जो पढ़ना है इस चैप्टर में सेलुलर रिस्पायरेशन पढ़ना है, उसको थोड़ा हम लोग ब्रीफ करते हैं। तो भाई ये सारी चीज़ें देखो पिछले लेक्चर में मैं बता चुका हूँ, जल्दी से मैं इसको फिर से एक बार समअप करना चाह रहा हूँ। हम जानते हैं कि जो भोजन हम खाते हैं उसी भोजन से हमें एनर्जी मिलती है, लेकिन उस भोजन से हमें एनर्जी कैसे मिलती है? हाउ वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। भाई उस भोजन को जो हमने खाया उससे एनर्जी कैसे मिलती है, ये मैंने आपको बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझाया था कि अगर कार में डीजल है, पेट्रोल है, बाइक में डीजल है, पेट्रोल है, फ्यूल है, लेकिन कार या पेट्रोल तब तक नहीं चलेगी जब तक इंजन नहीं चलेगा, और इंजन तब तक नहीं चलेगा जब तक उस पेट्रोल या डीजल में इग्निशन नहीं होगा, एक चिंगारी नहीं दी जाएगी जब तक उस पेट्रोल या डीजल का कंबस्चन नहीं होगा। जब तक कंबस्चन नहीं होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तब तक वो फ्यूल किसी काम का नहीं। फ्यूल तो है, उसी से इस्तेमाल हो रहा है, उसी से गाड़ी चलनी है, लेकिन उस फ्यूल का कंबस्चन होगा तभी एनर्जी निकलेगी और उसी एनर्जी का इस्तेमाल करके हमारी व्हीकल चलती है। ठीक है, तो ऐसे ही एग्जांपल आप ले सकते हो, लकड़ी या कोयला। आप ठंडी में लकड़ी या कोयला उसको अंगीठी में रख दो तो क्या आपको गर्मी महसूस होगी? कब गर्मी महसूस होगी? जब आप उस लकड़ी या कोयले को जलाएंगे, बर्न करेंगे। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब उसको हम बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो हीट एनर्जी रिलीज होती है, इसी को हम क्या कहते हैं? कंबस्चन। बिल्कुल वैसे ही कि जब हम भोजन करते हैं उस भोजन को हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसका हम ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ मोनोमेरिक फॉर्म ऑफ फूड करते हैं, तब जो एनर्जी निकलती उसी एनर्जी का इस्तेमाल सेलुलर प्रोसेस में होता है। और वो एनर्जी जो निकलती है रिस्पायरेशन से, वो एनर्जी एक्चुअली किस रूप में स्टोर हो जाती है? एटीपी के फॉर्म में स्टोर होती है, क्योंकि सेल के अंदर जितना एनर्जी ट्रांजिशन है वो किस रूप में होता है? एटीपी के फॉर्म में। तो कैसे एटीपी के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है, सारा हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ हम सिर्फ कनेक्ट करने जा रहे हैं, इस टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में ब्रीदिंग कैसे होती है प्लांट्स में वो भी हम बता चुके हैं, क्योंकि इस चैप्टर में सिर्फ ब्रीदिंग इन प्लांट्स पढ़ना, ब्रीदिंग इन एनिमल्स जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो जूलॉजी वाले सेक्शन में आपको डिटेल में पढ़ना है, तो उसको मैंने स्किप कर दिया है। ठीक, चलिए, तो सेलुलर रिस्पायरेशन में ये आपको मैंने बता दिया था, द टर्म रिस्पायरेशन वाज गिवन बाय डट्रोचेट। ये एक फैक्ट है जो आपको याद रखना है। डेफिनेशन वाइज कहें तो क्या है भाई सेलुलर रिस्पायरेशन? द प्रोसेस ऑफ बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ऑफ मोनोमेरिक फॉर्म ऑफ फूड टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। क्लियर है? इसी को हम क्या कहते हैं? सेलुलर रिस्पायरेशन। यानी सेल के अंदर बेसिकली ग्लूकोज का, सेल के अंदर ध्यान दीजिए, सेल के अंदर ग्लूकोज जो मोनोमेरिक फॉर्म ऑफ फूड है, उस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन और उस ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी निकलती है उस एनर्जी का इस्तेमाल करके एटीपी बनाना, एनर्जी करेंसी बनाना, यही क्या कहलाता है? रिस्पायरेशन। और ये एनर्जी करेंसी या एटीपी बनाने में कौन मदद करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है? ये सारा चीज़ अभी हम आगे देखेंगे। चलिए आगे, चूँकि सेल के अंदर ये हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो इसे हम क्या कहते हैं? इंट्रासेलुलर प्रोसेस है ये। सेल के अंदर ये जो प्रोसेस आप देख रहे हो रिस्पायरेशन, जिसे हम एक स्टेप में कह लेते हैं कि भैया एक स्टेप में हम कहते हैं कि ग्लूकोज जो है मोनोमेरिक फॉर्म ऑफ फूड है, इस ग्लूकोज को हमने ऑक्सीडाइज किया और एनर्जी निकला। लेकिन एक्चुअली ये वन स्टेप प्रोसेस नहीं है, ये मल्टीपल स्टेप प्रोसेस है, वही आपको देखना है। यानी कई स्टेप्स में होता है। पहले ग्लाइकोलिसिस होती है, फिर आपका लिंक रिएक्शन होता है, फिर आपका क्रेब्स साइकिल होती है, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन्वॉल्व होता है, तब जाके कहीं एटीपी की सिंथेसिस होती है। ठीक है, तो ये एक मल्टीपल स्टेप प्रोसेस है। उस मल्टीपल स्टेप प्रोसेस में हर स्टेप में थोड़ी थोड़ी एनर्जी निकलती है, एक स्लो प्रोसेस है जो मैंने अभी आपको कंबस्चन और
रिस्पायरेशन में डिफरेंस में पिछले चैप्टर में मैंने पिछले लेक्चर में बताया है, ठीक है, लेकिन जल्दी से मैं फिर से एक बार ब्रीफ कर दे रहा हूँ चीज़ों को। तो अब देखो यहाँ चूंकि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है एक कॉम्प्लेक्स मैंने आप कह सकते हैं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यानी ग्लूकोज वो और ज़्यादा सिंपलर कंपाउंड में टूट रहा है, ठीक है, यानी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा जो ऑर्गेनिक फूड है ग्लूकोज उसका ब्रेकडाउन कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में होता है, यानी ब्रेकडाउन हो रहा है। और ब्रेकडाउन के लिए हम क्या टर्म यूज़ करते हैं, कैटाबॉलिक प्रोसेस, यानी रिस्पायरेशन जनरली क्या है, कैटाबॉलिक प्रोसेस है। क्या है, कैटाबॉलिक प्रोसेस है। और कैटाबॉलिक प्रोसेस की देखिए पहचान क्या होती है, हर वो प्रोसेस जिसमें ब्रेकडाउन हो, पहला चीज़ क्या हो, ब्रेकडाउन हो। अब जब कोई चीज़ टूटेगी ब्रेकडाउन होगा तो ब्रेकडाउन से क्या होगा भाई, टूटने से ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या होगा, घटेगा। क्या होगा, ड्राई वेट डिक्रीज करेगा। अगर मान लीजिए किसी प्रोसेस की वजह से ड्राई वेट डिक्रीज हो रहा है तो मतलब समझो कि वो क्या है, कैटाबॉलिक प्रोसेस। उसके अलावा इसमें देखो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपल मॉलिक्यूल में टूट रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है। जो मैं अक्सर एग्जांपल से क्या बताता हूँ आपको कि लड्डू है जो छोटी छोटी नुक्ती से मिलके बना, अगर ये छोटी छोटी नुक्ती में टूट गया तो ये क्या है, कटना, कैटाबॉलिक, याद कर लो। और इसी का उल्टा अगर इस नुक्ती से क्या बन गया, लड्डू बन गया, तो एनाबॉलिक प्रोसेस। तो चूंकि रिस्पायरेशन में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, कैटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है। जब ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूटता है तो एनर्जी रिलीज होती है। क्लियर है। तो ये इक्वेशन भी मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, फिर से एक बार देख लीजिए। इस इक्वेशन में देखिए बहुत क्लियरली एक बात दिखाई गई है कि ग्लूकोज का देखिए एक मॉलिक्यूल, ये जो ग्लूकोज है ये ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन हो रहा। भाई ऑक्सीडेशन माने एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन होगा। और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, ग्लूकोज और वाटर में ये टूट जाएगा। ग्लूकोज और ग्लूकोज कह रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ये आपका ग्लूकोज टूट जाएगा, ठीक है। और जो एनर्जी रिलीज होगी, देखिए इस ब्रेकडाउन में जो एनर्जी रिलीज होगी वो एनर्जी जनरली 686 किलो कैलोरी के बराबर होती है, या 2830 किलो जूल के बराबर ये एनर्जी होती है, ठीक है। तो यहाँ देखो इस इक्वेशन में एक बात और है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन यहाँ 10H2O भी मैंने लिखा है। तो ये आप ध्यान रहे, इस इक्वेशन को कंप्लीट लिखेंगे। बहुत से लोग क्या करते हैं कि यहाँ 10H2O और इधर 16H2O है तो इस 10H2O को स्किप कर देते हैं और इधर सिर्फ 6H2O लिखते हैं। देखिए यहाँ ग्लूकोज 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन और 10H2O को गायब कर दिया और इधर 6 कार्बन डाइऑक्साइड ये निकाल दिया और यहाँ 16 की जगह 6H2O लिख दिया, क्योंकि 10H2O इधर और 10H2O इधर कैंसिल कर दिया। तो ये कोई मैथमेटिक्स का इक्वेशन नहीं है, इस बात को समझिएगा। ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है। और किसी केमिकल रिएक्शन में जनरली जो हम बाएं तरफ लिखते हैं वो बाएं तरफ क्या लिखते हैं, बाएं तरफ हम सारे रिएक्टेंट्स को लिखते हैं। यानी उस केमिकल रिएक्शन में जो भी एजेंट्स, जो भी कंपाउंड्स इन्वॉल्व हैं उन सबको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं और उनको सबको हमें लिखना है। और इधर दाहिनी तरफ जो बनता है इसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। यानी किसी केमिकल प्रोसेस में, किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो चीज़ें हैं, जो इनपुट इन्वॉल्व हो रही हैं उन्हें हम रिएक्टेंट कह रहे हैं। और उन चीज़ों को इस्तेमाल करके, रिएक्टेंट्स को इस्तेमाल करके जो नई चीज़ें बन रही हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। तो केमिकल इक्वेशन में कभी भी, अब सोचो हम यहाँ से अगर हम वाटर गायब कर दें तो ये क्या समझ में आ रहा है इसमें कि भाई इसमें सिर्फ ग्लूकोज और ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट है, वाटर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जबकि आप देखिए यहाँ वाटर का इन्वॉल्वमेंट है। इसलिए जब भी आप रिस्पायरेशन का इक्वेशन लिखेंगे तो आप यही इक्वेशन लिखेंगे, यही सही माना जाएगा। क्लियर है। तो इस रिस्पायरेशन में, इस रिएक्शन में 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज का, 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड और 10 मॉलिक्यूल वाटर का इस्तेमाल होता है एज ए रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का 6 मॉलिक्यूल, 16 मॉलिक्यूल वाटर का और 686 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है। क्लियर है। यही इसका करेक्ट आप कह सकते हैं एक्सप्रेशन है इस केमिकल इक्वेशन का। आप कभी भी भूल के ये इक्वेशन मत लिखिएगा। हालांकि बहुत सी किताबों में आपको यही वाला इक्वेशन लिखा मिलेगा, लेकिन ये इक्वेशन टेक्निकली गलत है। ठीक है, तो इस चीज़ को दिमाग में बिठा लीजिए। दूसरी बात कि यहाँ देखिए, यहाँ जो एनर्जी निकल रही है 686 किलो कैलोरी या 2830 किलो जूल जो एनर्जी निकल रही है, यही एनर्जी रिस्पायरेशन वाली तो एनर्जी है। तो देखिए, याद करिए मैंने बताया था कि एटीपी में हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है ना पिछले
पिछले लेक्चर में मैंने बताया, देख लीजिएगा आप वीडियो लेक्चर, कि जब एडीपी से आईपी जुड़ता है तो एडीपी से आईपी जुड़ने के लिए यानी फॉस्फेट बॉन्ड जुड़ने के लिए उसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए, एनर्जी। और वो एनर्जी कौन सी वाली एनर्जी, यही रिस्पायरेशन वाली एनर्जी है। यही एनर्जी जो ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से निकल रही है, यही एनर्जी यूज़ करके एडीपी से आईपी जुड़ के क्या बना लेता है, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसे हम कहते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। यही है एनर्जी करेंसी, यानी सेल को जब भी ऊर्जा की ज़रूरत होगी तो वो अपनी एनर्जी करेंसी यानी एटीपी को खर्च करेगा, और जब उसको ऊर्जा की ज़रूरत होगी तो क्या करेगा, उस एटीपी को वो भजा देगा, भुना देगा, यानी उस एटीपी को किस में कन्वर्ट कर देगा, एडीपी और आईपी में। तो ये देखो जो एनर्जी रिस्पायरेशन वाली स्टोर हुई थी उतनी तो नहीं, लेकिन उससे कम एनर्जी कुछ निकलेगी जिसको स्मॉल ई से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। वो स्मॉल ई, अगर इस एनर्जी को जो रिस्पायरेशन वाली को कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करो तो इसको स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करो, यानी रिस्पायरेशन वाली जो 686 किलो कैलोरी एनर्जी कैपिटल ई है, इसका इस्तेमाल करके क्या बना, एटीपी बना। अब एटीपी जब एडीपी में टूटेगा तो ये स्मॉल ई वाली जो एनर्जी निकली, इसी स्मॉल ई एनर्जी का इस्तेमाल जो भी ऑर्गेनिज्म है अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए यूज़ करेगा। मेटाबॉलिक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए यूज़ करेगा। क्लियर है, तब बात समझ में आ गया। चलिए तो अब देखिए यहाँ पे जो 686 किलो कैलोरी एनर्जी निकली ग्लूकोज के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से, उस 686 किलो कैलोरी से जब एटीपी बना तो वो एटीपी सिर्फ 36 एटीपी या 38 एटीपी बनता है। आगे आप देखेंगे कि ये 100% एफिशिएंट नहीं है, यानी ढेर सारा एनर्जी लॉस हो रहा है। अगर इस एटीपी को आप वापस किलो कैलोरी में बदलेंगे तो 686 किलो कैलोरी नहीं बदलेगा, वो आगे हम लोग इफ़िशियंसी में देखेंगे, ठीक है। क्योंकि इस ट्रांसफॉर्मेशन में यानी इस एनर्जी से एटीपी बनाने में बहुत सी एनर्जी का क्या होता है, लॉस होता है, ठीक है। जो थर्मोडायनेमिक्स के लॉ में हम लोग पढ़ते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म एंड ईच ट्रांसफॉर्मेशन नीड्स सम लॉस ऑफ एनर्जी। क्योंकि यहाँ एनर्जी जो किलो कैलोरी में है 686 किलो कैलोरी एनर्जी निकली, इसी 686 किलो कैलोरी एनर्जी का इस्तेमाल करके क्या बन रहा है, एटीपी, जो जनरली अमाउंट में कम होगा, वो आगे हम देखेंगे। तो कभी 36 एटीपी बनता है और कभी 38 एटीपी बनता है। ये भी कैसे बनता है ये भी हम लोग आगे देखेंगे। तो अभी सिर्फ इतना याद कर लो कि भाई ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से कभी 36 एटीपी बनता है और कभी 38 एटीपी बनता है। कैसे बनता है वो आगे हम देखेंगे। चलिए बाकी ये देखिए कंबस्चन और रिस्पायरेशन में डिफरेंस ये भी हम बता चुके हैं, फिर से एक बार बता दे रहे हैं क्योंकि आगे आपको इसका इस्तेमाल करना है। तो कंबस्चन मतलब सिंपली क्या होता है, बर्निंग। कोई चीज़ आप जलाओ, तो कोई चीज़ जब जलाते हैं तो जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है ना, और जो हम जला रहे हैं वो एक एक्सटर्नल प्रोसेस है, किसी सेल के अंदर नहीं बर्निंग होती है, ठीक है। तो ये एक तरह का फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। क्या है, फिजियोकेमिकल प्रोसेस है और नॉन मेटाबॉलिक प्रोसेस है, कोई लिविंग प्रोसेस नहीं है, ठीक है। जबकि यही रिस्पायरेशन, इसमें भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसमें भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम मोनोमेरिक फॉर्म ऑफ फूड को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, लेकिन ये सेल के अंदर होता है और ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, बायोकेमिकल प्रोसेस, या एक तरह का ये क्या है, मेटाबॉलिक प्रोसेस है। क्योंकि सेल के अंदर हो रहा है ना केमिकल रिएक्शन, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, मेटाबॉलिक प्रोसेस। और मेटाबॉलिक प्रोसेस में अगर पूछे क्या है रिस्पायरेशन, तो कैटाबॉलिक प्रोसेस है, क्योंकि इसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आप देखो जो कंबस्शन में एनर्जी होती है वो एनर्जी किस रूप में रिलीज होती है, या तो हीट के फॉर्म में रिलीज होती है या तो लाइट के फॉर्म में एनर्जी होती है। आप देखो जब कोई आग जलाते हो, लकड़ी कोयला जलाते हो, तो हीट एनर्जी रिलीज होती है और थोड़ा प्रकाश लाइट एनर्जी रिलीज होता है। जबकि यहाँ जो एनर्जी रिलीज होती है रिस्पायरेशन में, वो किस फॉर्म में होती है, एटीपी के फॉर्म में होती है। क्लियर है। उसके अलावा देखो कंबस्शन बड़ा फास्ट होता है, लकड़ी जलाओ तो बड़ी तेजी से, कोयला जलाओ तो बड़ी तेजी से जलता है और जल के खत्म हो जाता है। सिंगल स्टेप प्रोसेस है और इसमें कोई एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सिर्फ ऑक्सीजन दिया और उस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो बर्न कर गया एक आग की चिंगारी से, ठीक है। तो ये एक नॉन एंजाइमेटिक प्रोसेस है, ये कोई बायोकेमिकल प्रोसेस नहीं, बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है। जबकि रिस्पायरेशन बहुत ही स्लो होता है, धीरे धीरे होता है और मल्टीपल स्टेप में होता है। अभी वही आगे बताना आपको, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, लिंक रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कई स्टेप्स में होता है और इन कई स्टेप्स में ढेर सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। क्योंकि जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है, मैंने आपको बताया है, जितने भी बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शंस हैं, उन सारे बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शंस में एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है, वो सारे एंजाइम से कंट्रोल्ड होते हैं। क्लियर है। तो ये आपका कंबस्चन और रिस्पायरेशन में डिफरेंस हो गया। चलिए अब देखते हैं कि अब जनरली देखो
कि रिस्पायरेशन में जो इस चैप्टर में आपको पढ़ना है उस पर अब हम फोकस करने जा रहे हैं। तो रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में हमने पढ़ा कि भैया रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में हम कार्बोहाइड्रेट को भी यूज़ कर सकते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट को भी यूज़ कर सकते हैं, फैट को भी यूज़ कर सकते हैं, और ज़रूरत पड़ने पे इन केस ऑफ स्टारवेशन, याद करो मैंने बताया था, प्रोटीन को भी कर सकते हैं। इन केस ऑफ स्टारवेशन प्रोटीन को भी हम रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे बेस्ट एंड चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट। बेस्ट एंड चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? कार्बोहाइड्रेट। हालांकि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ले लो और 1 ग्राम फैट ले लो तो आपको एनर्जी 1 ग्राम फैट से ज़्यादा मिलेगी, फिर भी हम या हमारे बॉडी में सेल जो ज़्यादातर यूटिलाइजेशन करता है रेस्पायरेशन में मोनोमेरिक फॉर्म ऑफ फूड का, वो कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल करता है। किसका इस्तेमाल करता है? कार्बोहाइड्रेट का, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट इजीली डाइजेस्टेबल होता है। कार्बोहाइड्रेट इजीली डाइजेस्टेबल होता है, इजीली यूटिलाइज हो जाता है, ठीक। जबकि फैट का डाइजेशन बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए इन जनरल जितने भी ऑर्गेनिजम्स आप एनिमल्स, हेटेरोट्रॉफिक एनिमल्स देखेंगे उन सब में कार्बोहाइड्रेट का ही इस्तेमाल होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में एज रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट। इसलिए इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट को फोकस करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो चूंकि कार्बोहाइड्रेट, देखिए वही स्टेटमेंट लिखा है, सिंस कार्बोहाइड्रेट इज बेस्ट एंड चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी सो वी स्टडी मेनली ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। इस चैप्टर में मेनली हम क्या पढ़ते हैं? ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ना कि ऑक्सीडेशन ऑफ फैट या ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोटीन हमें पढ़ना है। तो ये ध्यान रहे, हमारा सारा फोकस किस पे है? ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। उसी के कॉन्टेक्स्ट में हम सब पढ़ेंगे। लेकिन ये भ्रम मत पाल लेना कि सर हमेशा ग्लूकोज का ही इस्तेमाल करके एनर्जी मिलता है, ऐसा नहीं। फैट से भी एनर्जी मिलती है, फैट का भी ऑक्सीडेशन होता है, प्रोटीन से भी एनर्जी मिलती है इन केस ऑफ स्टारवेशन, भुखमरी के समय जब आपको फूड के रूप में कार्बोहाइड्रेट और फैट नहीं अवेलेबल होगा तब भी एनर्जी, प्रोटीन का भी ऑक्सीडेशन होता है। लेकिन हमें प्रोटीन का ऑक्सीडेशन भी नहीं पढ़ना और फैट का भी ऑक्सीडेशन नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ किसका ऑक्सीडेशन पढ़ना है? कार्बोहाइड्रेट का, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में कार्बोहाइड्रेट का ही इस्तेमाल करते हैं हम, या हमारा शरीर करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब ये जो सेल के अंदर रिस्पायरेशन हो रहा है, जो ऑक्सीडेशन ऑफ मोनोमेरिक फॉर्म ऑफ फूड हो रहा है, उसके लिए टर्म हम क्या करते हैं? यूज सेलुलर रिस्पायरेशन। क्लियर है? अब ये सेलुलर रिस्पायरेशन में देखिए क्या होगा। सेलुलर रिस्पायरेशन में हमने पढ़ा कि ऑक्सीडेशन ऑफ मोनोमेरिक फॉर्म ऑफ फूड होता है। अब ये जो ऑक्सीडेशन है ये 2 तरीके से हो सकता है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, पूरी तरह से ऑक्सीडाइज कर जाए आपका ग्लूकोज, या इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा, यानी अधूरे तरीके से ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो। ध्यान रखो, बड़ा इंटरेस्टिंग है आपको याद करने के लिए। अब इसको कंबस्शन से कोरिलेट करो। कंप्लीट ऑक्सीडेशन या कंप्लीट कंबस्शन, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन या इनकम्प्लीट कंबस्शन। आप जैसे लकड़ी जलाओ और लकड़ी पूरी तरह से जल जाए, तो अगर लकड़ी पूरी तरह से जल गया, उसका कंप्लीट कंबस्शन हो गया, तो बचेगा सिर्फ राख और ढेर सारा आपको तब जो हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी मिलेगी वो बहुत ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि आपकी लकड़ी पूरी तरह से जल गई, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट कंबस्शन, ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन जैसा हो गया। यानी कंप्लीट ऑक्सीडेशन अगर होगा तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन में एनर्जी ज़्यादा निकलेगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कंप्लीट कंबस्शन में एनर्जी ज़्यादा निकलती है। और कंप्लीट कंबस्शन किस में होगा? सफिशिएंट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होना चाहिए। भाई कंबस्शन, कोई चीज़ जलने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है ना। आप ऑक्सीजन देखो ठीक से नहीं मिलता तभी तो धुआं उठता है और लकड़ी पूरी तरह ठीक से नहीं जलती और लकड़ी कोयले में कन्वर्ट हो जाती, होता है ना। तो अगर कंप्लीट ऑक्सीजन माने कंबस्शन हुआ, कंप्लीट अगर बर्निंग हो गई लकड़ी की, तो आपका कोयला मिल गया और उस कंप्लीट बर्निंग के लिए, कंप्लीट कंबस्शन के लिए सफिशिएंट ऑक्सीजन चाहिए। वैसे ही कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड के लिए क्या चाहिए? सफिशिएंट ऑक्सीजन। तो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है जिसमें ज़्यादा एनर्जी निकलती है, एक बात। अब दूसरा सोचो, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, ग्लूकोज अगर पूरी तरह से ऑक्सीडाइज ना हो तो ग्लूकोज पूरी तरह से ऑक्सीडाइज तब नहीं होता है जब ऑक्सीजन नहीं होता है, यानी इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। क्लियर है? तो सोचो अगर ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो एनर्जी ज़्यादा निकलेगी, कम निकलेगी? कम निकलेगी, डेफिनेटली, बिल्कुल जैसे इनकम्प्लीट कंबस्शन में कम हीट एनर्जी निकलती है। यानी लकड़ी अगर ठीक से ना जले तो हीट भी कम मिलेगा, लाइट भी कम मिलेगा और लकड़ी जो है एक इंटरमीडिएट कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी लकड़ी कोयले में कन्वर्ट हो जाएगा। होता है कि नहीं होता है? यही चीज़ यहाँ भी होता है। देखिए कि इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन में, अब देखिए इसी चीज़ को मैं ब्रीफ कर रहा हूँ। देखिए कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन में नो इंटरमीडिएट कंपाउंड इज फॉर्म्ड,
कोई इंटरमीडिएट कंपाउंड नहीं बनता है, मोर एनर्जी इज रिलीज, ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। जबकि इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन में जहाँ ऑक्सीजन नहीं है, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो हो रहा है, उसमें इंटरमीडिएट कंपाउंड इज फॉर्म, कोई बीच की चीज़ बनती है। जैसे इनकम्प्लीट कंबस्चन में लकड़ी से कोयला बन रहा था, वैसे यहाँ ग्लूकोज से कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ग्लूकोज फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। क्लियर है? तो यहाँ एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा अदर देन कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अलावा कुछ इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा। क्लियर है? और इसमें एनर्जी भी जो निकलेगी वो क्या निकलेगी? कम निकलेगी, लेस एनर्जी इज रिलीज्ड। क्लियर है? तो चूंकि कंप्लीट ऑक्सीडेशन जो हो रहा है वो किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, इसलिए कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ मोनोमेरिक फॉर्म ऑफ फूड इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन एंड इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ मोनोमेरिक फॉर्म ऑफ फूड इज कॉल्ड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। यही आपको बताना पर्पस था। यानी रिस्पायरेशन मेनली दो टाइप का होगा, एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब ऑक्सीडेशन जो हो रहा है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, तो वहाँ कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, इसलिए ज़्यादा एनर्जी निकलेगी और कोई इंटरमीडिएट कंपाउंड नहीं बनेगा। एंड प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। जबकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन में इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन नहीं है तो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा, और इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के अलावा कोई इंटरमीडिएट कंपाउंड भी बनेगा। और ये बिल्कुल सिमिलर है किसके? ये बिल्कुल सिमिलर है कंबस्चन के तरीके से। यानी कंप्लीट कंबस्चन हो, पूरी तरह से अगर किसी चीज़ का दहन हो तो ज़्यादा एनर्जी निकलती है, ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। इनकम्प्लीट कंबस्चन हो रहा है तो ठीक से दहन नहीं हो रहा है, तो कोई बीच की चीज़ इनकम्प्लीट कंबस्चन अगर हो रहा है तो कोई इंटरमीडिएट कंपाउंड, यानी लकड़ी से कोयला बन रहा है और हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी भी क्या हो रही है? कम निकल रही है। तो ये आप कंबस्चन के कंपैरिजन में इस चीज़ को याद कर सकते हो। ठीक है? आसानी से याद हो जाएगा। क्लियर है? तो एरोबिक रेस्पिरेशन में भी आप देखोगे 36 या 38 एटीपी बनता है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ 2 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है? चलो, तो अब यही चीज़ जो हमें पढ़ना है डिफरेंट स्टेप्स में पढ़ना है, वो स्टेप्स समझ लीजिए आप क्या क्या पढ़ना है, और डिफरेंट लेक्चर्स में इसको अभी हम डिवाइड करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या हो गया, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भैया हम मेन जो फूड सोर्स के रूप में इस्तेमाल करेंगे, वो मेन फूड सोर्स के रूप में इस्तेमाल करेंगे कार्बोहाइड्रेट। किसको करेंगे? कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट जो कि बेस्ट एंड चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है, उस कार्बोहाइड्रेट को पहले ऑर्गेनिज्म खाता है एज ए फूड, फिर उसका क्या करता है? डाइजेशन करता है। डाइजेशन करने के बाद उस कार्बोहाइड्रेट को वो मोनोमेरिक फॉर्म ऑफ फूड में यानी ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, और फिर उस ग्लूकोज का सबसे पहले होता है ब्रेकडाउन, यानी ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। ये पहला स्टेप है सेलुलर रिस्पायरेशन का। ये पहला स्टेप है सेलुलर रिस्पायरेशन का। फिर से सुन लीजिए, यानी डाइजेशन इज नॉट पार्ट ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन, ये एक अलग फिनोमिना है, इसका यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। यानी रिस्पायरेशन यहाँ से शुरू होता है, वो ऊपर वाला मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख दिया है। तो रिस्पायरेशन कहाँ से शुरू हो रहा है? यहाँ से। ठीक है? ऊपर डाइजेशन हुआ, अब यहाँ से रिस्पायरेशन शुरू होगा कि जो मोनोमेरिक फॉर्म ऑफ फूड है, इस मोनोमेरिक फॉर्म ऑफ फूड यानी ग्लूकोज का सबसे पहले कन्वर्जन होगा, ब्रेकडाउन होगा। किस में ये टूटेगा? पायरुविक एसिड में। तो एक सिंगल मॉलिक्यूल ग्लूकोज जो है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, इट स्प्लिट इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। ये 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल में टूट जाता है, इसे हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। ये रिस्पायरेशन का, सेलुलर रिस्पायरेशन का पहला प्रोसेस है, पहला स्टेप है, आप कह सकते हैं ग्लाइकोलिसिस। और ये ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है? सेल के साइटोप्लाज्म या साइटोसाल में होता है। इस ग्लाइकोलिसिस को जो इतने आसानी से मैंने लिख दिया कि एक ग्लूकोज 2 पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, कई स्टेप्स में होता है, जो डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, वो आगे हम डिटेल करेंगे। अभी सिर्फ हम इस चीज़ को कनेक्ट कर रहे हैं। अब देखो, ग्लाइकोलिसिस हो गई, ग्लाइकोलिसिस हो गया तो पायरुविक एसिड बन गया। ठीक? अब ये जो पायरुविक एसिड है, देखो, इस पायरुविक एसिड का जो यूटिलाइजेशन है 2 केसेस होंगे, या होगा ऑक्सीजन नहीं होगा या ऑक्सीजन होगा। तो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? अभी हमने पढ़ा, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो इस एनएरोबिक रेस्पिरेशन में इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है? ये पायरुविक एसिड इनकम्प्लीट यूटिलाइज होता है, और इनकम्प्लीट यूटिलाइज होगा तो कुछ इंटरमीडिएट कंपाउंड यानी इथिल अल्कोहल बनता है। देखो, इंटरमीडिएट कंपाउंड इथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया, किसके अलावा? कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा, और साथ में एनर्जी निकलती है। और इस एनारोबिक रिस्पायरेशन में जो एनर्जी निकलती है वो सिर्फ कितना एटीपी बना पाती है? सिर्फ 2 एटीपी बना पाती है, जो कि एरोबिक रिस्पायरेशन के कंपैरिजन में बहुत कम है। क्लियर है? तो एक तो हम लोगों को ग्लाइकोलिसिस और ग्लाइकोलिसिस के साथ ये एनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़ लेना है। ठीक? तो यानी एक हमें डिटेल में एनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़ना, जो आगे हम पढ़ेंगे। ठीक? एनारोबिक रेस्पिरेशन में
हमको समझ में आ गया कि भाई एनारोबिक रेस्पिरेशन में देखो एनर्जी भी कम निकल रही है और दूसरे ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हुआ, बीच का एक इंटरमीडिएट कंपाउंड क्या बन गया, इथिल अल्कोहल बन गया। क्लियर है। वहीं एरोबिक रेस्पिरेशन में देखो क्या होगा, दूसरा केस हम लोग देखते हैं। तो दूसरा केस, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन अभी मैंने बताया कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा। तो इस कंप्लीट ऑक्सीडेशन में देखो पहला स्टेप ग्लाइकोलिसिस था, वो ग्लाइकोलिसिस दोनों में है, एनारोबिक में भी और एरोबिक में। इसीलिए बहुत सवाल पूछता है कि ग्लाइकोलिसिस जो कि साइटोप्लाज्म या साइटोसाल में होता है वो एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों के लिए ज़रूरी है, दोनों में कॉमन है। क्लियर है। लेकिन एनएरोबिक रेस्पिरेशन में वो पायरुविक एसिड फर्दर इथिल अल्कोहल या कोई इंटरमीडिएट कंपाउंड बना लेता है और कम एनर्जी रिलीज करता है, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में इस पायरुविक एसिड का कंप्लीट यूटिलाइजेशन होगा और कोई इंटरमीडिएट कंपाउंड नहीं बनेगा और ज़्यादा एनर्जी निकलेगी। यहाँ देखो एनारोबिक में सिर्फ 2 एटीपी बन रहा है ना, एरोबिक में देखोगे अभी 36 या 38 एटीपी का फॉर्मेशन होगा। तो देखिए वो भी एक स्टेप में नहीं होगा, मल्टीपल स्टेप प्रोसेस है। तो पहला स्टेप आपने देखा ग्लाइकोलिसिस, और एरोबिक रेस्पिरेशन में दूसरा स्टेप जो आपको पढ़ना वो पढ़ना होता है लिंक रिएक्शन। क्या पढ़ना होता है, लिंक रिएक्शन। और इस लिंक रिएक्शन में देखो क्या होता है कि 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड का ये कन्वर्ट हो जाता है 2 मॉलिक्यूल एसिटिल को ए में, यानी कन्वर्जन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिल को ए इज कॉल्ड लिंक रिएक्शन। अब क्यों इसको लिंक रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि ये लिंक रिएक्शन ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल को जोड़ता है, ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल को जोड़ता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, लिंक रिएक्शन, जो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर है। तो ग्लाइकोलिसिस आपने क्या देखा था कि ग्लाइकोलिसिस भैया साइटोप्लाज्म या साइटोसाल में हो रहा था, लेकिन ये देखिए लिंक रिएक्शन कहाँ हो रहा है, लिंक रिएक्शन होगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। और इस लिंक रिएक्शन के बाद, यानी अब सोचो कि पहले ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड का बना ग्लाइकोलिसिस में, फिर ग्लाइकोलिसिस में जो ये 2 पायरुविक एसिड बना, उस 2 पायरुविक एसिड का कन्वर्जन हुआ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिल को ए में, जिसे हम कहते हैं लिंक रिएक्शन, दूसरा स्टेप। अब इस दूसरे स्टेप के बाद क्या होगा, तीसरा स्टेप, कि ये जो एसिटिल को ए बना, ये देखो जो एसिटिल को ए बना लिंक रिएक्शन में, ये इस्तेमाल होगा क्रेब्स साइकिल में। किस में इस्तेमाल होगा, क्रेब्स साइकिल में। ये भी डिटेल में हमें पढ़ना, तीसरी चीज़ जो इस चैप्टर में हमें पढ़नी है डिटेल में एरोबिक रेस्पिरेशन में, वो तीसरा प्रोसेस है क्रेब्स साइकिल। क्लियर है। तो पहले ग्लाइकोलिसिस पढ़ेंगे, फिर दूसरे नंबर पे लिंक रिएक्शन पढ़ेंगे, फिर तीसरे नंबर पे हम क्रेब्स साइकिल पढ़ेंगे। और ये क्रेब्स साइकिल भी कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। ग्लाइकोलिसिस कहाँ हुआ था, साइटोप्लाज्म या साइटोसाल में। लिंक रिएक्शन कहाँ हो रहा है, ये भी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स स्पेस में हो रहा है। और क्रेब्स साइकिल भी कहाँ हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स स्पेस में हो रहा है। क्लियर है। उसके अलावा अब देखो यहाँ पे एंड प्रोडक्ट क्या बन रहा है, एंड प्रोडक्ट कोई इंटरमीडिएट कंपाउंड नहीं बन रहा, सीधे जो एंड प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन गया, कोई इंटरमीडिएट कंपाउंड नहीं बना, क्योंकि कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ यहाँ पे। और इस कंप्लीट ऑक्सीडेशन में जो एनर्जी निकली एक्चुअली वो एनर्जी ज़्यादा होगी, वो 36 एटीपी या 38 एटीपी के बराबर होगी। कितनी होगी, 36 एटीपी या 38 एटीपी के बराबर होगी। क्लियर है। अब ये जो 36 एटीपी और 38 एटीपी बनता है, इस 36 एटीपी और 38 एटीपी बनाने के लिए जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन्वॉल्व होता है, वो एक चौथी चीज़ आपको इसमें पढ़ना होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, क्योंकि बिना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के एटीपी सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स या ऑक्सीसोम जिसे हम कहते हैं, या F0 F1 पार्टिकल कहते हैं, वो एटीपी की सिंथेसिस नहीं कर पाएगा। यानी एरोबिक रेस्पिरेशन में हमें 4 चीज़ें पढ़ना है। पहला क्या पढ़ना है भाई, ग्लाइकोलिसिस। दूसरा क्या पढ़ना है, लिंक रिएक्शन। तीसरा क्या पढ़ना है, क्रेब्स साइकिल। और चौथा क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ना है। क्लियर है। यही 4 चीज़ें आपको एरोबिक रेस्पिरेशन में पढ़ना है। तो चलिए अब अभी मैं यही ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि फिर लेक्चर बढ़ेगा। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ मैं आपको ग्लाइकोलिसिस के बारे में पढ़ाऊंगा। तो यह कहानी आपको समझाना ये ज़रूरी इसलिए था, क्योंकि आप समझो हम ऐसे अगर अलग अलग पढ़ा देते तो आप जोड़ने में थोड़ी दिक्कत होती। तो अभी आपको ये कहानी जुड़ गई होगी कि भाई देखो, जो ग्लूकोज था, जो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट था, उसको हमने मोनोमेरिक फॉर्म ऑफ फूड ग्लूकोज में कन्वर्ट किया। ये ग्लूकोज ज़रूरी नहीं कि इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो। इस ग्लूकोज का कभी इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, कभी कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। और इस ग्लूकोज का जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, और जब इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। जब ग्लूकोज का एनएरोबिक रेस्पिरेशन, अच्छा चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एनएरोबिक रेस्पिरेशन, यानी चाहे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो चाहे कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो, दोनों ही केस में ग्लूकोज पहले किस में कन्वर्ट होता है, पायरुविक एसिड में, जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस, ब्रेकडाउन ऑफ लाइसिस ऑफ
ग्लूकोज इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस, जो कि साइटोप्लाज्म में होता है। तो ये कॉमन है, ठीक है। अब ये पायरुविक एसिड जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन होगा फूड का, तो एक इंटरमीडिएट कंपाउंड इथिल अल्कोहल या कुछ और जो आगे हम पढ़ेंगे लैक्टिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड, ऐसी भी चीज़ें बनती हैं इंटरमीडिएट कंपाउंड के रूप में। और जो एनर्जी निकलता है वो बड़ा कम निकलता है, जो सिर्फ 2 ATP के फॉर्मेशन में मदद कर पाता है, ठीक है। जबकि एरोबिक रिस्पायरेशन में कंप्लीट ऑक्सीडेशन में इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, ये प्रोसेस सफिशिएंट ऑक्सीजन होगा, और इसमें पायरुविक एसिड पहले किस में कन्वर्ट होगा, एसिटिल कोए में, जिसे हम लिंक रिएक्शन कहते हैं। और इस लिंक रिएक्शन के बाद होता है क्रेब्स साइकिल, और क्रेब्स साइकिल के बाद जो हमें पढ़ना होता है वो क्या पढ़ना होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और उसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का इस्तेमाल करके ओवरऑल एरोबिक रिस्पायरेशन में कभी 36 ATP एक ग्लूकोज से बनता है और कभी 38 ATP बनता है। तो कब 36 ATP बनता है और कब 38 ATP बनता है, ये आगे आपको जब हम 2 पाथवे समझाएंगे, 2 शटल समझाएंगे, तब समझ में आएगा। यहाँ लेकिन ये कहानी समझ में आ गई होगी कि भैया आपको एरोबिक रिस्पायरेशन पढ़ना है तो उसको 4 स्टेप में पढ़ना है। पहला ग्लाइकोलिसिस, दूसरा लिंक रिएक्शन, और तीसरा बताइए क्रेब्स साइकिल, और चौथा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो अब एक एक करके हम लोग पहले ग्लाइकोलिसिस पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद लिंक रिएक्शन पढ़ेंगे, फिर आपका क्रेब्स साइकिल पढ़ेंगे, और फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ेंगे, और फिर एनारोबिक रिस्पायरेशन अलग से पढ़ेंगे, और लास्ट में फैक्टर्स अफेक्टिंग रिस्पायरेशन, और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ग्लाइकोलिसिस। थैंक यू बच्चों।